नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रक भैया में। आज ट्रक भैया के साथ हैं राजेश सिंह जी। सर हमें बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे ट्रक व्यवसाय की जर्नी की शुरुआत की, यात्रा की शुरुआत की, कौन कौन से पड़ाव रहे, क्या उनकी कहानी रही। एक समय में वे इस व्यवसाय के बहुत शिखर पर थे, ऊपरी शिखर पर थे, पीक पर थे अगर मैं कहूँ, और फिर ऐसा क्या हुआ, सरकार की तरफ से क्या हुआ, समाज की तरफ से क्या हुआ, या बाकी जो सरकमस्टेंसेस हैं उनकी वजह से क्या हुआ कि चीज़ें फिर डाउन आई, वो कैसे आई, उन सब के बारे में हम जर्नी जानेंगे। मैं सर आपका स्वागत करता हूं ट्रक भैया में, और मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा आपकी जर्नी के बारे में, तो आप उनके जवाब देंगे तो हमारे दर्शकों को जो है एक रियल लाइफ, बिल्कुल ज़मीनी स्तर की एक कहानी देखने को मिलेगी। एक व्यक्ति जिन्होंने ना सिर्फ व्यवसाय की शुरुआत की ट्रक इंडस्ट्री में, बल्कि एक अच्छे शिखर तक भी पहुंचे, और फिर ऐसी चीज़ें क्या रहीं जिसकी वजह से डाउनफॉल आया, वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, ताकि वो दिक्कतें अगर वो फेस करते हैं तो उनको उस तरीके के परिणाम न देखने पड़े, या फिर अगर वो इस इंडस्ट्री में आने का सोच रहे हैं तो उनके दिमाग में पहले से होना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस उनको देखने मिलेंगे। तो सर आप सबसे पहले तो बताइए कि आपने पहला ट्रक कौन सा खरीदा, कितने का खरीदा? टाटा का ट्रक मैंने पहले लिया जी क्योंकि इस इलाके में टाटा की गाड़ियां ही ज़्यादा सफल थी। जी। ट्रक तो अशोक लेलैंड की भी थी, आइसर भी था उस समय जी। महिंद्रा की ट्रकें नहीं आती थी उसमें, बड़ी ट्रकें। जी जी। तो यहीं मुख्य निर्माता थे अशोक लेलैंड और टाटा। तो हम लोगों ने टाटा का चुनाव किया क्योंकि टाटा के स्पेयर पार्ट्स यहाँ अवेलेबल थे, सर्विस सेंटर थे ज़्यादा। तो हमने टाटा का ट्रक लिया, और खदानों में चलने के लिए टाटा के ट्रक ज़्यादा उपयुक्त थे क्योंकि ऑफ रोडिंग ज़्यादा होती थी। कितना चक्का ट्रक था ये सर? 10 चक्का। 10 चक्का ट्रक था, ठीक। और 10 चक्का ट्रक टाटा का बहुत सफल ट्रक था जी। हाँ। ये आज की बात भी है या उन दोनों बस सफल था वो 10 चक्का ट्रक? नहीं, आज तो नहीं सफल है जी। उसमें बताता हूँ मैं आपको आगे चल के। जैसे ही जो है कि टाटा का वो 10 चक्का ट्रक जब तक था, उसके ज़माने में ट्रक मालिक बहुत अपने आप को आरामदायक स्थिति में पाता था। अच्छा जी। हाँ, वो बहुत अच्छा ट्रक था, मजबूत ट्रक था, माल ढुलाई में भी अच्छा था, रोड पर भी चलने में अच्छा था, अंडर लोड भी अच्छा था, ओवरलोड के लिए भी अच्छा था जी। तो सर इसको हम पहले गहराई में जानेंगे, लेकिन हमारे दर्शक पहले एक ओवरव्यू जानना चाहते हैं कि पहला ट्रक कौन सा रहा, दूसरा कौन सा रहा। हाँ, तो उसके बाद मैंने फिर एक और 10 चक्का लिया, वो भी टाटा का लिया जी। तो 2 गाड़ियां थी, दोनों टाटा की थी? हाँ, दोनों टाटा की थी, और काफी अच्छा काम भी चल रहा था उस समय जी। दोनों ट्रक सेम थे आपके कि अलग अलग थे? नहीं, सेम थे, दोनों बॉडी ट्रक थे। अच्छा। हाँ, और जो है कि सेम थे। जी जी। और जो है कि अच्छा था, अच्छी कमाई भी हो रही थी, बचत भी दे रहे थे अच्छे जी। उसमें इकोनॉमी ग्रोथ पे थी। हाँ। तो उसका फायदा ट्रक मालिकों को सबको मिला। अच्छा। हम ही को नहीं, सबको मिला जी। और खासकर ये मिनरल रिच इलाका है, तो यहाँ ढुलाई का काम बहुत ज्यादा है। जी। इस वक्त दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। जी, सोनभद्र जिले में। तो सोनभद्र जिला अपने खनिज के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है जी। बॉक्साइट से लेके एल्युमिनियम, कोयला और चूना पत्थर, सीमेंट, उप खनिजों में बालू, गिट्टी, पत्थर, इनकी भारी मात्रा में ढुलाई होती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की। हाँ, पूरे देश में जाते हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। डाला ग्रेड की क्वालिटी तो ऐसी है कि शायद ही इंडिया में और किसी माइंस में इतनी अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिलते हैं जी। और यही सब जो है कि था, इसलिए मैं ट्रक व्यवसाय की तरफ आया क्योंकि मेरे जिले का सबसे अच्छा व्यवसाय यही था जी। और उसके लिए सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध थी। तो मैं आया, बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था। बीच में कुछ एनजीटी का मैटर हुआ, पर्यावरण का, और पर्यावरण विभाग। ये एनजीटी थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शक को। एनजीटी वही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अच्छा। हाँ, जब उसकी स्थापना हुई तो उसमें कुछ उनके मानक थे। तो उन मानकों को उस समय की खदानें और मशीनें जो थी, जो खुदाई करने वाली या गिट्टी पत्थर तोड़ने वाली मशीनें थी, क्रेशर प्लांट वगैरह थे, वो मानक पूरा नहीं करते थे। अच्छा। जिसकी वजह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और यहाँ के खनन को बंद कर दिया गया कुछ दिनों के लिए जी। 10-11 की बात है।
तो कुछ दिन बंद रहा। इसके बाद फिर जो है कि 1 साल के बाद जो है कि कुछ उसमें चेंजेस करके नए नियम कायदे के हिसाब से फिर खनन शुरू हुआ। चलता रहा, बीच में फिर बंद होता रहा। इसी बीच में जो है कि खनिजों की ढुलाई के लिए चूंकि ट्रक फाइनेंस पे थे, किस्तें जमा करनी थी, तो खड़ा करके तो पैसा आदमी दे नहीं सकता, कितने दिन घर से देगा पैसे। सही बात है। जब तक कमाएगा तभी उसका किस्त जमा होगा। किस्त भी काफी भारी होता है इनका। हाँ, किस्तें भारी होती हैं, चूंकि ट्रकें जो है कि उस जमाने में 10 चक्का ट्रकें भी 16, 17, 18 लाख रुपए की होती थी जी। और उसके खर्चे भी आते हैं, टैक्सेज वगैरह हैं, बीमा वगैरह है, वो भी खर्च आता है, मेंटेनेंस का भी खर्च। खरीद ट्रक है तो बैटरी खत्म हो जाएगी, ऑयल चेंज कराना पड़ेगा, साफ सफाई करवाएंगे सिस्टम, और तो उससे काफी फर्क पड़ता है। तो ट्रक का पहिया घूमता है तभी अर्थव्यवस्था घूमती है, चाहे वो मालिक की अर्थव्यवस्था हो चाहे उस देश की अर्थव्यवस्था हो, वो दोनों डिपेंड है ट्रक के पहिए पर। जिस देश में एक मान लीजिए मोटी मोटाई मेरा कॉन्सेप्ट है जी, अब और दूसरे लोग क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता उसको जी, जी, जी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि किसी भी देश के इकोनॉमी का इंडिकेटर ही ट्रक है जी। जिस देश में ट्रक के जितने पहिए घूमते हैं वो ये बताते हैं कि उस देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है। अच्छा, अगर जिस देश के हाईवे पे ट्रकों की संख्या ज्यादा है जी, तो उस देश की इकोनॉमी भी बहुत ऊंची है। हाँ। जी, ये बहुत ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है इकोनॉमी से जी, क्योंकि ट्रक चलेगा तो एक ट्रक तो मालिक का होता ही है जी, उससे फाइनेंस कंपनी जो करती है वो भी कमाती है, वो कमाती है, सरकार कमाती है, उसको परमिट देती है, रोड टैक्स के रूप में पैसे लेती है जी। डीजल का अगर कंजप्शन कहीं सबसे ज्यादा होता है तो ट्रक में होता है जी, तो उससे सरकार को फायदा मिलता है। डीजल की खपत जितनी ज्यादा होगी उसको उतने ज्यादा पैसा मिलेगा। इसके बाद ट्रक चलता है तो ड्राइवर का परिवार चलता है, क्लीनर का परिवार चलता है, पंचर बनाने वाले का, हवा भरने वाले का चलता है, मेंटेनेंस करने वाले का चलता है, होटल ढाबे वाले का चलता है। ढाबे पर ड्राइवर रुकेंगे, खाना खाएंगे, जी। कहीं बनाते भी हैं, कभी नहीं टाइम मिला तो ढाबे पे रुक के खा लेते हैं जी। तो ये सारे बिजनेसेस कितने बैरियर्स जुड़े हैं सरकार के, टोल प्लाजा सारे हैं, नेशनल हाईवे पर जो भी बैरियर्स के बारे में भी आप थोड़ा बताइए विस्तार से। उसमें देखिए बैरियर तो ने तो ट्रक धंधा को चौपट कर दिया जी। अब उसको आप गवर्नमेंट की आलोचना के रूप में लें जी, चाहे हम लोगों की पीड़ा समझें जी। अब जो है कि उस में दोहरी मार पड़ी। हाँ। अब जैसे मोटी मोटा मान लीजिए कि इस समय 14 चक्का ट्रकें हैं हमारे पास। 14 चक्का ट्रक का जो है कि क्वार्टरली रोड टैक्स करीब 11,500 के आसपास है। 11,000 रुपये वो तो हमें क्वार्टरली देना ही है, तिमाही पे आपको। हाँ, उसको बने एक साल में 45,000 रुपया लगभग, साल का 45,000 रुपया। हाँ, रोड टैक्स के रूप में जाना है। अगर रोड टैक्स आप नहीं जमा करेंगे तो आरटीओ साहब आपकी गाड़ी चलने नहीं देंगे। तो सर जी अगर आपकी गाड़ी खड़ी भी है तो भी रोड टैक्स लगेगा? रोड टैक्स तो बराबर लगता रहेगा, या तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अच्छा, जब तक गाड़ी आपके नाम पे है और वो चीज चल रही है। हाँ, आप सरेंडर जब करोगे तभी आप जो है आपका तो कुल मिला के बात छूट मिल सकती है, लेकिन उसमें भी बहुत लफड़ा होता है। हाँ, वो हो नहीं पाता है। ठीक है, एक रोड टैक्स हो गया। हाँ जी। उसमें क्या होगा, सॉरी। तो दोस्तों ये काफ़ी लंबी बातचीत, काफ़ी लंबी चर्चा हमने की। सर ने हमें बहुत ही गहराई में जाकर चीज़ों को बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे बताया कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब हम जाते जाते सर हमारे दर्शकों से, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से आप आगे भविष्य देखते हैं इस इंडस्ट्री का? देखिए, इंडस्ट्री का भविष्य तो उज्जवल है, वो हमेशा रहेगा जी। इंडस्ट्री नहीं डूबेगी जी। ट्रक नहीं चलेगा तो देश नहीं चलेगा, ये ध्रुव सत्य है। सरकार को मानना पड़ेगा, सारी इकोनॉमी एजेंसियों को इस बात को मानना पड़ेगा, फाइनेंसर्स को मानना पड़ेगा, बैंक्स को मानना पड़ेगा जी। जितनी सरकारी एजेंसियां हैं सबको मानना पड़ेगा कि ट्रक चलाना ही चलाना है जी। ट्रक अगर वो रोक देंगे तो सब कुछ रुक जाएगा। बिल्कुल, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी अगर ट्रक के चक्के खड़े हो गए तो। बिल्कुल। तो ट्रक मालिकों की समस्याओं को सर्वे करके गवर्नमेंट देखे, उनसे बात करे और टोल वाला जो है कि मामला जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व करे। रोड टैक्स और
टोल जो दोहरी तहरी मार परमिट के नाम पर जो कुछ हो रहा है जी जी जी। वो ठीक नहीं है। और उसके साथ जो है लोकल बॉडीज की टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस को हटाए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स ले ले या तो लोकल बॉडीज ही ले ले, या तो जो विभाग है, जिस विभाग का माल है, जिस विभाग में चल रही है, जैसे सड़क परिवहन विभाग है या खनिज विभाग है, वहीं केवल टैक्स लें। अब गवर्नमेंट जीएसटी भी वसूलेगी, गवर्नमेंट परमिट का भी पैसा लेगी, गवर्नमेंट डीजल का भी सेस वसूलेगी ट्रक मालिक से, सब कुछ ट्रक मालिक से लिया जाएगा, तो फिर ट्रक कैसे चलेगा? जी जी जी। तो इस पर निश्चित ही सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रक मालिकों से हमारा ये अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से कि आप वही ट्रक लें, मॉडल लें जो आपके इलाके के लिए आप जहाँ चलाना चाहते हैं उसके लिए उपयुक्त हों। आप अंडर लोड चलाते हैं या खनिज ढुलाई करते हैं तो उसके लिए हाईवा या डंपर ट्रक लें, तो उसमें जो है कि माल उतारने का लेबर खर्च कम आता है। वो गाड़ी ट्रिपर होती है, माल उठा के गिरा देती हैं, तो उससे टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। जी जी। और जो है कि अगर आपको कच्चे माल की ढुलाई करनी है तो आप बड़ी ट्रकें खरीदें, और बड़ी जो है कि ढुलाई करनी है तो आप जो है कि बंद बाड़ी की ट्रकें खरीदें, या फ्रोजन ट्रक खरीदें। आप फूड प्रोसेसिंग जो है कि माल अगर ढुलाई करना है, कच्चा माल है, सब्जियां हैं, फल हैं, उसके लिए फ्रोजन ट्रक खरीदें। जी जी जी। मैन्युफैक्चरर से है कि आप जल्दी जल्दी अपने मॉडल ना चेंज करें। आप ज्यादा माल बेचने के चक्कर में रोज मॉडल चेंज करोगे तो ट्रक मालिक कहाँ उसको सरवाइव कर पाए।